नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के साथ साथ जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की है। साल 2027 में जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना को 2 चरणों में कराने का फैसला लिया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख माना जाएगा। देश को लंबे समय से जनगणना का इंतजार था और आखिर समय आ गया है जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना से संबंधित ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके बाद अब जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। ऐसे में ये कब तक पूरी होगी, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और राजनीतिक रूप से इसका कितना लाभ विभिन्न दलों को मिलेगा, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनगणना और जातिगत जनगणना ये एक ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में खासी खींचतान देखी गई। लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे विपक्ष का सपना तब पूरा हुआ जब सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया और अब इसको लेकर ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ कराई जा रही है। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इसी वजह से अब जनगणना के सर्कल में भी बदलाव हो गया है। इसके बाद अगली जनगणना 2035 में कराई जाएगी। इस बार जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर जो बड़े टास्क हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। हिमालयी और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। जनगणना के बाद परिसीमन बेहद महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए जनगणना की पूरी प्रक्रिया करीब 21 महीनों में पूरी होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की तस्वीर साफ हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन भी किया जाएगा, ताकि आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का बंटवारा हो सके। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों में परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले आबादी कम है। ऐसे में उन्हें डर है कि सीटें घट जाने से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इसलिए सरकार को परिसीमन पर काफी विचार विमर्श करना होगा। जनगणना से पहले प्रोफार्मा तैयार किया जाता है। इसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार जाति और संप्रदाय से संबंधित सवाल शामिल हो सकते हैं। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग होगी और इसके बाद पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनका प्रशिक्षण 2 महीने तक चलेगा, जिसमें डिजिटल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। डिजिटल गणना के लिए सॉफ्टवेयर में जाति, उपजाति और ओबीसी के लिए नए कॉलम और मेन्यू शामिल किए जाएंगे। हाउसिंग सेंसस के प्रोसेस के दौरान घरों की लिस्ट तैयार की जाती है और आवासीय स्थिति, सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित जानकारी जमा कर ली जाती है। इस प्रक्रिया में गणनाकार घर घर जाकर परिवारों से सवाल पूछते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन सेंसस की गणना की जाएगी, जिसका मकसद हर व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी जमा करना है। गणनाकार दोबारा घर घर जाकर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR और जनगणना से संबंधित सवाल पूछते हैं। इस बार 30 सवाल पूछे जाने की संभावना है, जिसमें नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति और उप संप्रदाय, परिवार के मुखिया के साथ रिश्ता, आवासीय स्थिति और प्रवास से जुड़े सवाल शामिल होंगे। साल 1931 के बाद ये पहली बार होगा जब जातिगत जनगणना का हिस्सा होगी, जिसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा है।
आज की जो अधिसूचना है इसमें नई बात क्या है? इसमें यही कहा गया है ना कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में अक्टूबर 2026 को और भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को ये जनगणना होगा। ये तो 30 अप्रैल को ही घोषणा की गई थी। तो ये बहुत प्रचारित अधिसूचना था। अरे फोटो आए, गृह मंत्री बैठक ले रहे हैं, गृह मंत्री ये कर रहे हैं, गृह मंत्री वो कर रहे हैं। अंत में क्या निकला? यही जो 30 अप्रैल 2025 को आपने घोषणा की थी वही तो आपने दोहराया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। और इसमें सिर्फ जनगणना की बात है, जाति जनगणना नहीं है। तो क्या हमारे जो पलटी मास्टर हैं, हमारे पीएम हैं, क्या एक और बार अपना उन्होंने मन बदल लिया है? क्यों इस अधिसूचना में कास्ट को लेकर, जाति को लेकर इसका कोई जिक्र नहीं किया गया? दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अभी वही बीजेपी जो जाति गणना के खिलाफ हमारे विपक्ष में बहुत सारे आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए ये जाति गणना की बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास होने लगे कि ये नारा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको ये लगे कि चुनाव आने के पहले, खासकर बिहार में चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव लड़ने के पहले ही हमें जाति गणना की ऐलान किया जाए, क्योंकि ये जाति गणना की सारे श्रेय हमारे जेब में ले सके। भाजपा के लोगों का मंशा है ही नहीं, कब कराएगा नहीं कराएगा, अब तक सेंसस नहीं करा पाई है। इसी के डर से इन लोगों के मन में थोड़ी था। कई बार पार्लियामेंट में भाजपा के मंत्री ने कहा, बिना प्रधानमंत्री की सहमति के थोड़ी कहा होगा। ये तो विपक्ष के दबाव में, हम लोगों के दबाव में ये हुआ। अब बिहार का आने वाला चुनाव है तो उसको देखने के लिए 27 में करेंगे, 28 में करेंगे। क्या मतलब है 27-28 में? क्यों कोई शुभ मुहूर्त देखें क्या? काम करना है तो कीजिए, नहीं तो लोगों को भ्रमित मत। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को आजादी के 75 साल के बाद भी आजादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जिनके घर में कोई सरकारी सेवा में नहीं रहा है, जिनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वह सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम करती है। देश में भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और वोट हासिल करो, ये कांग्रेस की नीति होती है हमेशा। इस मामले में भी शुरू में क्या कहा इन्होंने कि कभी होगा नहीं करने वाले हैं, करेंगे कब, ये सारे प्रश्न उन्होंने किया।
अब सेंसस करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो और अलग बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी नीयत खराब है और ये केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार ने आज एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। आजाद के बाद पहली बार बीसी समाज का, बीसी कम्युनिटी का जनरल सेंसस में मिलाकर करने के लिए निर्णय किया है। लगभग 16 साल के बाद इस 2027 में भारत सरकार सेंसर करने का निर्णय करके आज नोटिफिकेशन निकाले हैं। इस जनरल सेंसस के साथ बीसी कम्युनिटी का भी सेंसस करने वाले हैं। ऐसे दो मिलकर आजाद के बाद ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा निर्णय है। बहरहाल जनगणना और जातिगत जनगणना की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसे तय समय में पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके बाद जनगणना के साथ जातिगत जनगणना की ख्वाहिश भी पूरी होगी, ये कहना कहीं जल्दबाजी तो नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो जनगणना की गणना तो हो जाएगी, लेकिन जो जातिगत जनगणना है उसका क्या होगा? अभी तक ये बात हो रही थी कि 30 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से डिक्लेरेशन किया गया कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी हो जाएगी। आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इसके बाद एक बात और आती है कि विपक्ष जो है वो दूसरी तरफ चीजों को लेके जाता है। एक सवाल तो उसने ये भी उठा दिया कि इसमें कास्ट सेंसस कहाँ मेंशन किया हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज ये भी हमको देखनी पड़ेगी कि जनगणना का जो समय निर्धारित किया गया है, जितनी सारी चीजों की प्रोसेस लगाई गई है या जिसकी तैयारी चल रही है, वो तय समय सीमा में हो जाए और उसके साथ साथ आप जातिगत जनगणना को कैसे लेकर आएंगे। उसके पहले इसी साल इलेक्शंस हैं, अपकमिंग टाइम में जो बात की जा रही है 2027 तक की बात हो रही है, सब कुछ पूरा कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे, 2029 आ जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, उस बीच परिसीमन होगा। तो बहुत बड़ा एक चुनौती से कम नहीं है, बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है। कितना सफल हो पाएंगे, कैसे होगा, आगे क्या प्रारूप है, सीधे हम चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में डीपी यादव, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं नीरज तिवारी। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं एक और भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है बुलंद। अमित जी, एक सवाल देखिए, हम इस चीज को मानते हैं और इस चीज पर विश्वास करते हैं कि जब जनगणना की बात की गई थी और उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया था कि जातिगत जनगणना भी होगी, ठीक है। अब उसका क्या प्रारूप है, अधिसूचना जारी हो गई है, ये कैसे प्रोसेस में आएगा, कैसे कैसे करना है, कितने समय में पूरी कर लेना है, आगे क्या चुनौतियां हैं, ये सरकार को करना है। और जाहिर तौर पर इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है आप लोगों की है। सवाल मेरा ये है कि कितनी बड़ी चुनौती जैसा मानते हैं, जो समय सीमा निर्धारित है, क्या सब कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा? दूसरा सवाल कांग्रेस की आपत्ति का है, जो जयराम रमेश ने कहा, क्योंकि देखिए नहीं चाहते हम कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। उनका ये कहना है कि जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें जनगणना का उल्लेख है, कास्ट सेंसस का उल्लेख नहीं है, तो आप लोग पलटी मार रहे हैं। राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जो नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था, उस गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से उसमें स्पष्ट कर दिया था कि इस गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से जनगणना होगी, देश में जनगणना होगी जो अभी तक रुकी हुई थी, और उसके साथ साथ सामाजिक मूल्यांकन होगा, आर्थिक मूल्यांकन होगा और जातिगत जनगणना भी होगी। और ये अगर देखा जाए तो ये तीन बहुत बड़ा, और एक भारत के जैसा कि प्रधान सुधांशु त्रिवेदी जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद आज सुना होगा, भारतीय इतिहास में ये पहली बार हो रहा है।
और इसके अगेंस्ट में देखिए समय पर हमें जो प्रेस रिलीज है सरकार की तरफ से वो भी जारी किया गया था, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि विवाद खड़ा हो, चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा हो, ये वही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी राखी जी, जिन्होंने जातिगत जनगणना को बंद कराने का काम किया था 1991 में। और ये वही पार्टी है जिसने काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी जारी नहीं होने दिया था, ये वही पार्टी है जिसने मंडल कमेटी की रिपोर्ट को भी जारी नहीं होने दिया था। तो इनका एक सूत्री, कांग्रेस पार्टी और इनके जैसे दलों का एक सूत्री कार्यक्रम रहता है कि केवल अपने परिवार का हो उत्थान और उसके लिए मचा रहे जातियों में घमासान। इस एक सूत्री कार्यक्रम के थ्रू इन्होंने जो भी आज तक देश में काम किया, सिर्फ इसी काम के लिए किया। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है पिछले 11 सालों से, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चल रही है, और यही हमारा मूल मंत्र है। तो जो जातिगत जनगणना, जो सेंसस और जो सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन की बात की जा रही है, ये सब हम जो कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी जातियों की पहचान हो सके, उन सभी जातियों को सम्मान दिया जा सके, और जो जातियां पिछले छूट गई हैं कहीं, तो उनको उनकी पहचान दिलाकर उनको उनकी स्थिति तक, बेहतर स्थिति तक पहुंचाया जा सके। तो ये हमारा कास्ट सेंसस करने का जो मंत्र है, ये हमें ये कहता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो पार्टी आज तक केवल और केवल जातिगत, आपने देखा कर्नाटक में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है और हिमाचल में इनकी सरकार है। तेलंगाना का जो मॉडल ये पेश करना चाह रहे हैं कि तेलंगाना में इन्होंने कास्ट सेंसस किया है और ये मॉडल वो एक पेश करना चाह रहे हैं, तो पहली बात ये कि कभी भी राज्य कास्ट सेंसस नहीं करा सकता, वो सर्वे करा सकता है। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मुद्दा है, इसके लिए समझना पड़ेगा, और इसके लिए वो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर सकता है। वहीं अगर सेंसस कराना है तो उसको सरकार उसको करा सकती है, केंद्र सरकार उसको करा सकती है, और वही उसकी सूचना भी जारी कर सकती है। तो इन्होंने कर्नाटक में भी कास्ट सेंसस कराया था, उसका डेटा आज तक इन्होंने रिलीज नहीं किया, और डिप्टी सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम तो ये भी कहते हैं कि वो रीसर्वे करवाना चाहते हैं। तो आपने 200 करोड़ एक सर्वे के लिए खर्च किया, और उसके फिर से आप 200 करोड़ फिर से खर्च करेंगे रीसर्वे के लिए, तो आपने पहला सर्वे का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया? पहले सर्वे में क्या गलतियां थी उसको साझा क्यों नहीं किया? संसद में वो उन सर्वे को क्यों नहीं पेश किया गया? विधानसभा में क्यों नहीं पेश किया गया? तो इन सब बातों को न करते हुए वो कह रहे हैं कि हम फिर से करेंगे। तेलंगाना में जो वो मॉडल लेकर आ रहे हैं, तेलंगाना में जो कास्ट सर्वे वो कर रहे हैं, अब तो वहां की सरकार ने कह दिया कि अब हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है, वहां वहां आर्थिक बदहाली उन राज्यों की शुरू हो जाती है, चाहे आप हिमाचल ले लें, तेलंगाना ले लें या कर्नाटक ले लें। तीसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से कास्ट सेंसस की जोर से बात की जा रही है जयराम रमेश के तहत से, तो जयराम रमेश का तो अब आजकल एक सूत्री यही कार्यक्रम है कि वो झूठ बोले। पहले तो वो आसिफ मुनीर को भेज रहे थे अमेरिका में किसी परेड में, उसके बाद वो बोल रहे थे कि G7 से नोटिफिकेशन नहीं आया, प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री भी वहां चले गए हैं। तो इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ, और जनता में एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनी रहे। देखिए राखी जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने और इनके जैसे अन्य दलों ने क्या किया। हाँ, यूपी और बिहार में अगर आ जाते हैं तो वहां पर क्या नारा दिया जाता था? पूरा बाल हटाना है 4 जातियों को, परवल 4 जातियां इसमें भी आती हैं। कोई हलवा खाएगा, कोई बलुआ खाएगा, इसमें भी जाति को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। अजगर, इसमें भी जातियों को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। गुजरात जाते हैं, वहां भी खाम करके प्रयोग करते हैं। अहिंदा करके कर्नाटक में प्रयोग करते हैं। तो जहां जहां पर ये जाते हैं, यही जातियों के बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जातियों को आपस में लड़वाते रहो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। इनका यही कार्यक्रम लगा हुआ है। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप देखें तो जो बस 10 सेकंड और, जो प्रश्न आज सुधांशु जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है, उसी प्रश्न के साथ मैं समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा 37% केंद्रीय मंत्री
ओबीसी समाज से आते हैं। सबसे ज्यादा सांसद 29% ओबीसी समाज से आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी आज ये प्रश्न अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया कि कांग्रेस बताए कि तेलंगाना में इनके कितने ओबीसी मंत्री हैं, हिमाचल में कितने ओबीसी मंत्री हैं, कर्नाटक में कितने ओबीसी मंत्री हैं, और 2014 में जो आज जाते जाते यूपीए 2 की सरकार गई उसमें कितने ओबीसी मंत्री थे, ये कांग्रेस बता दे। और तो इसके बाद आगे की बात हम आगे की चर्चा में करेंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभिमन्यु जी, अभी विपक्ष को क्या आपत्ति है? जो मुझे जयराम रमेश जी की आपत्ति दिखी उस पर बीजेपी क्रॉस कर रही है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, यानी कि जनगणना, जातिगत जनगणना दोनों होगी, तय समय पर होगी। आगे का जो प्रारूप है वो तो अच्छा दिखता है और आप लोग भी चाहते थे जनगणना होनी चाहिए, तो फिर अब कहाँ आपत्ति आ रही है? अब एक बात और, अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि क्रेडिट लेने की कोशिश है, बिहार इलेक्शन है इसलिए इन्होंने आनन फानन में सब जल्दी जल्दी कर दिया। देखिए, दो तरफा बात तो नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, दोस्तों को और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। ये सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक के ये मामला उठाया था। अभी मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत देर से लगातार फायदे गिना रहे थे और मुझे कहीं ना कहीं लगा अपनी सफाई दे रहे थे कि जातिगत जनगणना जो अभी इन्होंने कराई है, क्योंकि पहले जो इन्हीं के नेताओं के बोल थे जातिगत जनगणना के खिलाफ में और उसकी जो मांग कर रहे थे हम कांग्रेस पार्टी वाले हमारे खिलाफ में, इस प्रकार की इन लोग शब्दावली का उपयोग करते थे और ऐसे इनकी बातों से लगता था कि धुर विरोधी है और जातिगत जनगणना के हैं। आप देखेंगे तो आरएसएस ने पहले भी अपने मुखपत्र में कई बार जातिगत जनगणना के खिलाफ बातें लिखी है, वो उसके खिलाफ रहे। उसके बाद इनके नेता अनुराग ठाकुर जी ने तो यहाँ तक के कह दिया कि जिसकी खुद की जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये सब बातें इनके द्वारा की गई और जातिगत जनगणना को इतना कोसा गया और अब स्थिति ऐसी पलटी है, चुनाव आने वाले हैं, तो बिल्कुल सही कहा अधीर रंजन चौधरी जी ने, चुनाव आने वाले हैं और अभी वो चीज दिख रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता चैनल बैठ के 15-15 मिनट पहले उसके फायदे गिना रहे हैं, जो कि पहले ये गिनाया करते थे कि क्यों नहीं होना चाहिए, उसमें बंटवारा हो जाएगा तो आपस में समाज बंट जाएगा। ये सारी बातें जो भारतीय जनता पार्टी के पहले लोग करते थे, क्या वे नहीं करते थे? क्या ये नहीं कहते थे कि जातिगत जनगणना जो है नहीं करानी जानी चाहिए, इससे जो है समाज में बटाव पैदा होगा? हम ये हमेशा कहते थे कि सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने के लिए जातिगत जनगणना अब की स्थिति में कराना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और भी सारी जो जगहें हैं उसमें इनकी पार्टिसिपेशन कितनी है वो हमको पता करना पड़ेगा। उसके अलावा पूरे देश भर में जो 6000 जातियां हैं उस पर भी पता चलेगा। उस पे और एक चीज ये होगी, आजकल कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो सर्वे में वो सारे लोग भी आएंगे, उनका निराकरण किया जाएगा। जो लोग एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हुए भी कई साल से जनरल से एग्जाम दे रहे हैं, तो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रम फैलाने का, तो किस बात का भ्रम फैलाया? हम क्लैरिटी चाह रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन में हमको जो चीज नहीं दिखी तो उसको क्यों नहीं जोड़ा गया, तो उसकी बात बताया भी। अमित जी ने जवाब दिया कि नहीं वो होगा, वो जोड़ा गया है। मैं बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बताया। तो ये तो सिर्फ डाउट है, तो पूछे हुए विपक्ष द्वारा पूछा जाएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम शुरू से साथ में हैं। हम पहले जब ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि जनगणना कराई जाएगी, तब भी हमने पूछा था कि इसकी टाइमलाइन सबसे पहले बताई जाए, इसके पीछे बजट कितना रखा गया, सारी चीजें बताई जाए। हमारा शुरू से समर्थन रहा है। उसके अलावा हमारे से किस प्रकार का आपको सहयोग चाहिए इस चीज में, वो भी पहले से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर प्रकार का आपको सहयोग मिलेगा। तो अब टाइमलाइन भी तय हो गई है। तो लेकिन जो उसके नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था वो जयराम रमेश जी पूछ रहे थे। तो मुख्य बात ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस बात के विरोध में थी, वो अचानक इसके समर्थन में कैसे आ गई, उन्होंने ये अपना फैसला कैसे पास कर दिया कि लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि कहा भी हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने, कि बिहार चुनाव है, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ है और कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया। हमने तो कहा था, ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की बात, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो डंके की चोट पर कहा था इस बात को कि जातिगत जनगणना हम इस देश के अंदर करा के रहेंगे, और वो हुआ, वो सरकार को करना पड़ा। तो मजबूरी में इनको जातिगत जनगणना जो है वो करानी पड़ रही है। कुल मिलाकर के बात ये है, इनकी कोई मंशा कभी नहीं थी कि जातिगत जनगणना ये कराएंगे, इनकी मंशा कभी नहीं थी। आप देखिए बहुत सारे पहले भी चीजें हुई हैं। ईडब्ल्यूएस का जो ओबीसी की बात अमित जी कर रहे थे, तो ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का जो पूरा काम हुआ है वो इन्हीं के शासन काल में हुआ है। आज देखिए कई जगह में ऐसा हो जाता है कि ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस को आपने किया, ईडब्ल्यूएस आपने जोड़ा था अपने, तब आपने 50% का कैप तो नहीं देखा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात भी करते हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया था, इन्होंने राज्यपाल के मार्फत से वो आरक्षण का बिल रोका था। तो शुरुआत से आरक्षण विरोधी और इस प्रकार की जो विरोधी कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से किए हैं, और आरएसएस भी जो है शुरुआत इसके विरोध में रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और आज जो ये कर रहे हैं तो इनकी कोई मजबूरी है, और सामने जो बिहार चुनाव आ रहे हैं इनको हार का डर दिख रहा है, इसलिए इन्होंने आनंद फानंद में किया है, उसकी डेट भी 27 की दे दी। ठीक है, चलिए अभिमन्यु जी वापस आऊंगी। डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी एक बार छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम स्वागत करते हैं जनगणना, जातिगत जनगणना का। विपक्ष ने पहले भी स्वागत किया इसका, लेकिन आप लोगों की एक मांग जो आई है कि निष्पक्षता से हो जाए। अब इसका मापदंड कैसे तय होगा निष्पक्षता का? मतलब कैसे कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी, आंकड़े गलत हो जाएंगे, और यदि हो भी जाएंगे तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अभी तो प्रोसेस शुरू हो रही है, उसके पहले ही इस पर सवाल आ जाना, तो ये तो क्या चाह रही है समाजवादी पार्टी? देखिए राखी जी, समाजवादियों की ये मांग रही है कि इस देश में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं है तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय का सपना अधूरा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है जातिगत जनगणना की, राखी जी, उसको समझने की जरूरत है। ये आधे अधूरे मन से, अनमने से, दबाव में, मजबूरी बस लिया गया फैसला है। और जब मजबूरी में कोई फैसला लिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका जो प्रतिफल जो है कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं होता है। इसलिए हमें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम दांव पेच इस जनगणना में अपनाएगी, जिससे जो इसका उद्देश्य है, देखिए ये केवल गणना मात्र नहीं है कि आपने जातियों की गणना कर ली और आप उसको ले जाकर के किनारे रख दिए। इससे बहुत बड़ा उद्देश्य की पूर्ति होनी है। मान के चलिए इससे कहीं ना कहीं ये पता चलेगा, बाद में जनगणना तो हो गई, उसके साथ ये भी पता करना पड़ेगा कि शिक्षा तक किन जातियों की पहुंच है, पंचायत स्तर पर उपस्थिति क्या है, प्रतिनिधित्व उनका क्या है, न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व क्या है, प्रशासन से लेकर शासन तक उनका प्रतिनिधित्व क्या है। तो इसका जब समग्र अध्ययन होगा तब जाकर के जातीय जनगणना का जो मूलभूत उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। राकेश जी, यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और जो चुनाव नजदीक में है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव आपका आने वाला है, उसके बाद गुजरात का चुनाव आने वाला है, तो इन सारे चुनावों को देखते हुए, विशेषकर बिहार के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बिहार से ही जो आरक्षण जो लागू हुआ था, कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे बीपी मंडल के नेतृत्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, उन्हीं के नेतृत्व में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, जिसमें बीपी मंडल ने बाकायदे इस बात की तस्दीक किया था अध्याय 13 में बीपी मंडल की रिपोर्ट किया कि हमारे पास जातिगत जनगणना का जो है डाटा न होने के कारण जो है पिछड़ी जातियों को हमें जो है लाभ देने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इस देश में जातिगत जनगणना पूरे हो गए तो जो लोहिया जी का नारा था कि संतो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60, तो आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% से कहीं ना कहीं 55-60% करने की जरूरत है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये सारे काम तो करेगी नहीं। केवल तत्कालिक लाभ के लिए चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दबाव में, समाजवादियों के दबाव में ये निर्णय ली, तो हम पूरी नजर बनाए रखेंगे इस जनगणना के ऊपर, जातिगत जनगणना के ऊपर, कि इसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए, इस तरह से कि इसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने की बात हो, या गलत आंकड़े देने की बात हो, या जो इसका उद्देश्य हो उससे भटकाने की बात हो। तो कुल मिला जुला करके जातिगत जनगणना शुरू हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगी। नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए पक्ष विपक्ष अपनी बात करेंगे। पहले लड़ाई इस बात की थी कि जातिगत जनगणना के लिए कोई क्लियरिटी क्यों नहीं है। जब वो क्लियरिटी आ गई तो अब बात हो रही है कि नोटिफिकेशन में कास्ट सेंसस का जिक्र क्यों नहीं है। तीसरी तरफ पॉइंट ये भी आ गया कि इसकी निष्पक्षता पर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी। तो ये पक्ष विपक्ष हैं, ये नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन असल में हर 10 साल में होने वाली जनगणना, पिछले रिकॉर्ड को हम देख लें, कोविड के टाइम पे ये काफ़ी डिले हुआ, होते होते आज 2025 आ गया। तो एक लंबे समय बाद यदि ये होता है और यदि इसके साथ कास्ट सेंसस भी होती है, बहुत अच्छी है। लेकिन
ओवरऑल जिस तरीके से इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश की गई है, पूरा प्रारूप इसका समझने की कोशिश करें, और जो सवाल एक ये आ रहा है कि निष्पक्षता हो, ये तमाम चीज़ें हो, तो एक डेटा एनालिसिस की जो बात होती है, आपको लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, और किस तरह से आप देखते हैं? जी राखी जी, सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है। जो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने कभी भी ये निर्णय लेने से बचते रहे, हमेशा ही बचते रहे कि हमें किसी भी आधार पर जातिगत जनगणना नहीं करानी है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी सामने आई कि इनको जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। जिस तरीके से अभी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें तो कॉलम ही नहीं है जातिगत जनगणना का, फिर से भ्रम फैलाया जा रहा है। अब किसकी तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, आने वाले चरण में पता चलेगा। अभी थोड़ी दिन बाद समय एक और आएगा, जो हमारा मानना है उसमें यह भी कहा गया है कि ओबीसी की जो डेटा होगा उसे हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये भी अभी थोड़े दिन में आएगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये आने वाले समय में होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे वैसे वैसे नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने आती चली जाएंगी। और जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात पूरे देश में आज चल रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो पूरा एक राजनीतिकरण हो रहा है। जैसे बिहार चुनाव आ रहा है, तब उन्होंने जातिगत जनगणना को तेज कर रहे हैं। बंगाल भी है, और सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, वो भी 2027 में आएगा। जो नोटिफिकेशन में लिखा है ना कि दूसरा चरण हमारा जनगणना का 2027 में होगा। तो ये पूरा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के बाद महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है, जो कि समय बीतता चला जा रहा है। महिलाओं को अभी तक आरक्षण की कोई भी रूपरेखा तैयार होकर सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि अभी जनगणना नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद आपका परिसीमन आएगा। परिसीमन में विधानसभा और लोकसभा की सीटें बढ़नी है। अब कब बढ़ेगी इसका तय सीमा अभी कुछ भी नहीं है। केवल अभी ये तय हुआ है कि हम जनगणना इस डेट से प्रारंभ करने जा रहे हैं, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो पूरा राजनीतिकरण होगा। और आने वाले समय में हम सभी लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगे, और हम लोग चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल। भूपेन जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। भूपेन जी, जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, जनगणना तो चलिए, जनगणना तो हो रही है, ये तो बिल्कुल 100% श्योर हो गया। ये जातिगत जनगणना की जो ख्वाहिश है वो थोड़ी अधूरी सी लग रही है। मतलब वो ऐसे उस पे है कि ना तो इधर झुकाव है ना उधर झुकाव है, एकदम स्टेबल हो गया कि हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी है, नहीं हो रही है कि चांसेस फिलहाल इसलिए कम लगते हैं क्योंकि ये बस सच इलेक्शन है और सारी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग चाह रहे थे, पूरा विपक्ष चाह रहा था, वो भी एग्री हो गए। हो जाएगा तो सबको उनका फायदा मिलने लगेगा। चुनौती सरकार के लिए है, लेकिन अभी जो सवाल उठाए जा रहे हैं जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर खासतौर पर, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जातिगत जनगणना या राष्ट्रीय जनगणना जो होती है वो 10 साल बाद है, और ये 2000 लगभग 21 में होनी थी, और जो कोरोना के कारण और सरकार की इच्छा शक्ति न होने के कारण या फिर डिले होते गए, तो आज उसका कल नोटिफिकेशन निकला, भारत सरकार ने निकाला। और भारत सरकार के द्वारा क्योंकि कभी भी किसी समग्र देश का विकास उसकी जनगणना के बिना नहीं हो सकता। जनगणना से योजनाएं बनती हैं, और योजनाओं का प्रतिफल जनता को मिलता है, और जनता के कारण ही वो प्रतिफल फिर विकास की दर को तय करता है, और विकास समग्र देश के वैश्विक रूप से हमको प्रतिस्थापित करता है, और उसकी चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 2001 में मैं जनगणना का खुद पार्ट में रहा हूं, मैं शासकीय सेवा में रहा। तो उस समय मैं आपको बताऊं कि उसमें लगभग 56 कॉलम थे और मैनुअल कॉलम थे। उस कॉलम में जातिगत भी एक कॉलम होता था कि वो किस जाति का है, और ये कहना बिल्कुल सर्वथा गलत है कि इस तरह से नहीं होते थे। और उसमें समग्र जानकारी रहती है, उसके यहाँ पशु कितने हैं, उसके यहाँ बच्चे कितने हैं, उसकी आयु कितनी है, और कहाँ रहा है, उसका सारे कुछ रहता है। फिर मैपिंग बनाई जाती है सारी। जब मैं आज से लगभग 24 साल पुरानी बात कर रहा हूँ,
लेकिन सरकार अपने सुविधा के अनुसार उन जो भी जातिगत आंकड़े होते हैं या जो सिस्टमिक रूप से होते हैं या जिस तरह से सर्विस वाले आंकड़े होते हैं, वो अपने हिसाब से उसको ओपन करती है और उन आंकड़ों को छुपा के रखती है। ये सरकार अपने विवेक पे करती है। आज जातिगत गणना भी हो जाएगी तो भी सरकार के ऊपर होगा कि सरकार उसको किस तरह से आउट करती है और किस तरह से उसको छुपा के रखती है। तो ये तो एक बात रही, क्योंकि पुरानी सरकारें भी चाहती तो उस आंकड़े को कर सकती थी और वर्तमान सरकार भी चाहती तो भी कर सकती थी, दोनों लोग, क्योंकि वो इस तरह से नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक राजनीति पार्टियां हमेशा राजनीति करती हैं क्योंकि उसका जो इशू उठाया जाता है वो गंतव्य तक ना पहुंच पाए। वो इशू सिर्फ एक पैरामीटर तैयार करता रहे, एक नरेटिव बनाता रहे, जिससे जनता एक भ्रमित की स्थिति में रहे और वोटर जो 5 साल के जो महायज्ञ में जो जाता है, जिस तरह से वोट डालने जाता है और उस कुंड में जिस तरह से उसका ध्रुवीकरण होता है और उस ध्रुवीकरण से सत्ता की जो प्राप्ति होती है, उन इश्यूओं को हमेशा जीवित रखा जाता है। तो इस तरह से ये एक रेस है। देखिए, इसमें दोनों रेसें हैं। जो देश की जो विपक्षी की पार्टी है इंडिया ब्लॉक, और इंडिया ब्लॉक में जो कांग्रेस है, कांग्रेस को मांग कर रही है, सपा मांग कर रही है, आरजेडी मांग कर रही है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। और इसको बीजेपी ने शुरू में नकारा, क्योंकि बीजेपी के समविचारक संगठन इससे मानते थे कि ये डिवीजन कर रहा है देश के लिए। लेकिन उन बाद में उनको भी लगा कि इस तरह से जिस तरह से जो भारतीय राजनीति होती है, भारतीय राजनीति हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी पार्टी हो, सपा, लेकिन जो आज भी कैंडिडेटों को अगर चुनती हैं अपनी विधानसभा या लोकसभा या जिला पंचायत या सरपंच के चुनाव भी लड़ाती हैं, तो उसमें आप देखिए कुछ आरक्षण भी है और उसमें कुछ जातिवाद भी होता है। जिस जाति के ज्यादा लोग होते हैं उसको पार्टी देती है। इसको आप नहीं नकार सकते, ना हम नकार सकते हैं। ये एक वास्तविक सच्चाई है। और ये जातिगत देश की जातिगत एक समस्या कहते हैं, चाहे उसका एक राजनीतिकरण कर लें, उसको कोई पार्टी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि ये आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता की एक दूरी भी है। हमने राजनीतिक परिवारों में कई के व्यवहार भी देखे हैं जो इंटरकास्ट किए गए हैं, लेकिन जब राजनीति की जाती है तो उस राजनीति को समावेशी करके उसकी जाति को ही फोकस किया जाता है, उसके परिणाम भी आते हैं। तो ये एक देखिए एक आधार है और ये अपना वजन है और ये राजनीति में गूंज है, और इस गूंज को लगातार प्रतिध्वनि के रूप में एक सत्ता की प्राप्ति के लिए लोग करते रहते हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये कदम जो हुआ है, देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि परिसीमन होना है, परिसीमन के बाद आरक्षण महिलाओं को देना जाना है, और उसके बाद जो सीटों का जो होगा, तो दोनों पार्टियां, चाहे इंडिया ब्लॉक हो और चाहे बीजेपी का एनडीए ब्लॉक हो, दोनों ये चाहते हैं कि इसकी जो परिसीमन होंगे उसमें हमारी कितनी भागीदारी होगी और हम किस तरह से उस जातिगत और धार्मिक रूप से हम उन सीटों का परिसीमन कर सकेंगे। क्योंकि 2 बड़े राज्य हैं भारत में, एक बिहार है और एक उत्तर प्रदेश है। लगभग वहां की 80 सीटें हैं और वहां की लगभग 48 सीटें हैं। ये हिंदी बेल्ट हैं और दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं और यहाँ पे घोर जातिवाद समीकरण तय है। और इसके कारण इनकी जब परिसीमन होगा तो परिसीमन में लगभग उनकी 1.5 गुनी सीटें हो जाएंगी, जिसके कारण क्या हो गया, वो राजनीति में फिर उनकी हिस्सेदारी एक बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए राजनीति समीकरण और राजनीति की जो पार्टियां हैं वो इस चीज का मर्मज्ञ रूप से कैलकुलेशन कर रही हैं और उसकी तरह से अपने सधे हुए कदम चल रही हैं। लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि इसके बाद जब जातिगत जनगणना का कॉलम जोड़ा जाएगा या जोड़ा न भी जाए तो उसमें जातिगत कॉलम रहता है, जो कि हमने आपको बताया है। लेकिन सरकार किस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार उन आंकड़ों को आउट करती है और आउट करने के बाद जब जनता के सामने जो परिदृश्य आएगा उसके बाद ही उस तरह से कैलकुलेशन लगाया जा सकता है। तो ये एक हमारी चर्चा और विमर्श का अंग हो सकता है। लेकिन ये विमर्श हमेशा कोई भी राजनीति पार्टी हो, वो विमर्श सत्ता की प्राप्ति के लिए ही ले जाते हैं। लेकिन ये शुरुआत है, अब देखिए इसके बाद होता क्या है। लेकिन यह मेरा मानना है कि अगर सरकार पारदर्शिता चाहती है तो वह हर आंकड़े को जनता के परिदृश्य में बिल्कुल ला सकती है और वो उसके पास हर आंकड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, वाकई में एक बहुत ऐसी चर्चा है जो सब लोग चाहते हैं कि एक्यूरेट क्या है, जनगणना में क्या आंकड़े हैं, जातिगत जनगणना में क्या है, क्या चीज़ें हैं हमारे सामने आए। लेकिन पूरी सभी लोगों को सुनने के बाद ऐसा लगता है एक टास्क तो है, बड़ी चुनौती तो है, और इसके साथ साथ ये करेंगे कब तक, जो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या उस समय तक चीज़ें हो जाएंगी तो क्या पब्लिक डोमेन में लाएंगे, नहीं तो एक और बड़ा सवाल होता है कि फिर आपका जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उसका परिसीमन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके एक चुनौती बड़ा है कि आप कैसे इसको करके सक्सेसफुली लेकर जाएंगे। राखी, देखिए जनगणना कोई पहली बार नहीं हो रहा, आज़ादी के बाद से हर 11 साल में जनगणना होती रही है
और हमें लगता है कि ये जो जनगणना है कोरोना काल की वजह से टल गई, तो अब 2000 जो डेडलाइन दिया गया था 26 और 27 का, और आपने देखा होगा कि सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया कि अब जो है इस पर काम होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की हैं। एक तो ये है कि जो अभी जैसे बता रहे सुलेरे जी कि उस ज़माने में भी जातियाँ उसमें जनगणना में शामिल होती थी, उनकी जाति लिखा जाता था। तो ये क्या कारण था कि जो भी दल रहे हों, न केवल पहले के या जो आज आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया इतने सालों में, भाजपा ने क्या किया, तो भाजपा के पास भी था। और जनगणना होती है तो सरकार के पास सेंसस रिकॉर्ड होता है, वो जब चाहे जब उसको सार्वजनिक कर सकती है। सवाल यहाँ ट्रांसपेरेंट होने का था कि लोग जो है क्या सरकारें इस जातिगत जनगणना को ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या जो है लोगों के सामने लाएंगी, ये सवाल है। निश्चित रूप से देखिए पहले क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने पहले इसका विरोध किया और बाद में देखा कि जातिगत जनगणना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्थिक व्यवस्था का सही मूल्यांकन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरी है। जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो बहुत ही एक तरह से आप ये समझिए ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं, जो अति गरीब हैं, उनको किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए। अगर ये बात होती है, अगर इस ट्रांसपेरेंसी के साथ लाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये जनगणना एक बहुत बड़ा जो है एक क्रांतिकारी कदम होगा सरकार का। हमें लगता है सरकार इस दिशा में सोच भी रही होगी कि ठीक है, देर या सवेर सही, लेकिन अगर उन्होंने जातिगत जनगणना का को एक्सेप्ट किया और इस जनगणना के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर उनके यहाँ भी मंथन हुआ होगा। और पूरे हिंदुस्तान में जो, मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम जा रहा हूँ, कि पोलराइजेशन की बात एक अलग है, जिसके एक जो है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का जो नारा लेकर के चलते हैं, जो जातियां जितनी उनके हिसाब से उनका हिस्सा मिलना चाहिए, आरक्षण में उनको उतना जो है आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण 50% है, क्या हो सकता है 80% हो सकता है, या 90% क्या आरक्षण होगा। ये सारे तमाम मुद्दे हैं जो बहुत ही जटिल है और आने वाले समय में जो भी सरकारें होंगी उनके लिए बहुत ही एक तरह से चुनौती का काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जैसे परिसीमन की बात चल रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, उसके अलावा आप देख रही होंगी कि जो परिसीमन के बाद जो महिला आरक्षण की बात है, इन सारी चीज़ों को देखें तो ये जनगणना बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे फैसले होने वाले हैं, जिसको वर्तमान सरकार एक टास्क लेके चल रही है और एक लक्ष्य बना के रखी है कि इस 2035 में हम जो है पूरा इसका परिसीमन होने के बाद सीटों की संख्या का क्या होगा, महिलाओं के आरक्षण की क्या स्थिति होगी, ये एक बड़ा टास्क लेके चल रही है, उसका लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है। तो जहाँ तक जनगणना का सवाल, हमें लगता है कि जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, अगर जनगणना हो रही है, उसकी गणना हो रही है, तो हमें लगता है कि जातिगत जनगणना भी इसी के साथ होगी। अब ये पब्लिश होती है कि नहीं होती है, पब्लिक डोमेन में आती है कि नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में 2 विधानसभा के चुनाव हैं, कई राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इसके बाद केंद्र का चुनाव होगा। तो अब इन सबको देखा जाए तो क्या इस चुनाव के दरमियान क्या ये पूरा पब्लिश हो पाएगा? यदि हो जाता है तो इसका कुछ दूरगामी परिणाम होगा, यदि नहीं होगा तो हमें लगता है कि जो लोगों को सिर्फ जनता को लालीपाप दिखाने के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा और प्लीज थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी राखी जी, अभी मैंने सबकी प्रश्न को सुना, सबके सवालों को सुना और मुझे लगा कि ज्यादातर लोग थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित गए, मुझे ऐसा लगा उनके बातचीत से। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी का तो एक जमाने में नारा हुआ करता था, न जात पर न पात पे, इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, शायद उनके प्रवक्ता भूल चुके। कांग्रेस पार्टी के परनाना से लेकर, दादी से लेकर, पापा से लेकर सबने यही नारा लगाया। दूसरी बात, मैं बहुत पुरानी नहीं जाऊंगा, 2010 की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने कहा था संसद में खड़े होकर कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तब पी चिदम्बरम ने उनका जवाब देते हुए ये कहा था कि ओबीसी के 2 लिस्ट हैं, कास्ट सेंसस करने में जो दुविधाएं आएंगी उसका वो वर्णन कर रहे थे। वो कह रहे थे ओबीसी के 2 लिस्ट हैं, सेंटर का अलग लिस्ट है, स्टेट का अलग लिस्ट है। बहुत सारी जातियां एक राज्य में ओबीसी हैं, दूसरे राज्य में कुछ और हैं, और कई बार तो वो सब कास्ट में मोस्ट बैकवर्ड में काउंट होती हैं। तो ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी है।
और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि कास्ट बेस्ड, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कास्ट बेस्ड सेंसस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कास्टलेस सोसाइटी। ये कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम के का बयान है, संसद में दिया गया। अब कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं वहां पे विद्वान, वो बताएं कि ये इस बात से वो सहमत हैं कि नहीं है, या पी चिदम्बरम गलत बोल रहे थे, गलत बयानबाजी कर रहे थे। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी ने कि 100 में 60 की भागीदारी में, राखी जी, जो लोग सत्ता में भागीदारी की जब बात आती है और पार्टी में जब हिस्सेदारी की बात आती है, तो जिन लोगों को, जिन पार्टियों को, जिन दलों को अपने परिवार से आगे कोई नहीं दिखता, जो चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी मलाई है उन्हीं का परिवार खाता रहे, एक ही परिवार के लगातार मुलायम सिंह यादव हैं तो उनके चाचा हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, बेटे के बेटे हैं, वगैरह वगैरह चला जाता है। लालू प्रसाद यादव की बात आती है तो उनके बेटे हैं, उनकी पहले तो साला था, फिर उनकी पत्नी आई, फिर बेटा आया, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी आई, फिर तीसरी बेटी। तो जिस तरीके से एक सत्ता को एक परिवार में समेट कर ये रखना चाहते हैं, सत्ता की मलाई एक परिवार तक करना चाहते हैं, आज वो अगर बैठकर सामाजिक न्याय पर ज्ञान दे या सामाजिक न्याय के बात पर 100 और 60 की बात करने लगे तो हंसी लगती है। दूसरी बात, वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सब एक साथ आइए ना। तो ये इलेक्शंस को देखकर मद्देनजर किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि कभी चुनाव के हार जीत के तराजू पर तौलकर कभी कोई काम नहीं करती है। और हमारा 10 साल का 11 साल का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा। पर जो लोगों को लगता है बिहार चुनाव की वजह से हो रहा है, या जो लोगों को लगता है कि बंगाल चुनाव की वजह से हो रहा है, या जिन लोगों को लगता है कि 27 में यूपी का चुनाव है उस वजह से हो रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर एक साथ आइए। वन नेशन वन इलेक्शन को हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमित जी, ये ये कांग्रेस ने जरूर सवाल उठाया कि इस पहले आप लोग एग्री नहीं थे, बाद में एग्री हो गई। ये कांग्रेस पूछ सकती है, मैं इसलिए नहीं पूछूंगी कि जो चीज हो रही है वो हो जाना चाहिए, पारदर्शिता के साथ चीजें आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को लग रहा होगा तो ठीक है, वो इस पर इश्यूज बना सकते हैं, बनाए, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो गाइडलाइन है, इसको जो सामने लाना है, और कास्ट सेंसस की जो बात है, एक्चुअल में जो लाभ देने की बात हो रही है, और 100% इसका राजनीतिक दलों को लाभ होगा। ये हर इलेक्शन में हर स्टेट की जो स्ट्रेटेजी कहती है, जैसे कि सुल्लीरे जी भी कह रहे थे, देखिए जातिगत समीकरण तो हर जगह प्रभावी होते हैं सर, ये हमने हमेशा हर इलेक्शन में देखा है। तो ये है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसलिए करा रहे हैं, लेकिन जो इनको लग रहा है उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए बस। अमित जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बहुत जल्दी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं, वापस आऊंगी। अभिमन्यु जी, बहुत क्लियर बात है उनकी, वो इन सब चीजों को उस तरीके से ले ही नहीं रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी यहाँ पर निकाल कर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज पर क्यों आ गए हैं कि पहले एग्री नहीं थे, अब एग्री हो गए? ठीक है, हम एक लक्ष्य लेके चलें कि हमें ये पॉइंट चाहिए, हमें कास्ट सेंसस चाहिए, इस ड्यूरेशन में हो रहा है, उसको पब्लिक डोमेन में लाए, बात खत्म होती है। देखिए राखी जी, अभी जैसा मैंने समझा, हमारे सभी पैनलिस्टों ने बात करी, यादव जी ने बात रखी अपनी, नीरज जी ने बात रखी अपनी, सुल्लू जी ने बात रखी अपनी, उसके बाद श्रीवास्तव जी ने भी अपनी बात रखी। सब कोई ने एक बात ये कही और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया कि इसके लिए ये तैयार नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से पूरी दुनिया गलत है, लेकिन वो अकेले बस सही। तो अब वो पी चिदम्बरम जी का बयान खोज रहे हैं और पुराने बयान खोज के निकाल रहे हैं। तो आप अपना बताइए ना, आपके तो अनुषंगिक संगठन है, आप स्वयं जो है अभी कुछ दिन पहले तक के धूल विरोधी रहे थे, मना करते थे, सीधे सीधे कहते थे कि हम ये सब नहीं कराने वाले और इसके विरोध करते हैं। तो आप आखिरकार मजबूरी में कराने को वापस से हुए कि नहीं हुए तैयार? नहीं, जवाब मत दीजिए ना, आप बहुत बोल चुके हैं अमित जी, आप मत बोलिए, थोड़ा बाकी को बोलने दीजिए, आप बाकी को थोड़ा बोलने दीजिए। आप 45 मिनट में 30 मिनट आप ही बोले, रुक जाइए अमित जी बहुत बोल चुके हैं, हमको भी जवाब देना, हमको भी बोलने की जरूरत है, हमें भी बोलने दीजिए, बीच से मत बोलिए। अमित जी प्लीज एक सेकंड, अमित जी समय देखिए होता जा रहा है, प्लीज उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये किस प्रकार की, देखिए सवाल पूछते उसका जवाब देने दीजिए। जवाब ही नहीं दिया कि इनके तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक, ठीक है सिर्फ तेलंगाना पे चलेंगे, अपन चलेंगे तेलंगाना। एक सेकंड रुक जाइए अभी। हाँ, अभिमन्यु जी जल्दी से कंप्लीट करिए। उसका आंकड़ा तो देना चाहिए जो मॉडल राहुल गांधी इनके सामने कोई मत बोले, बस ये अकेले बोले। अभी आधे घंटे डिबेट ने बोल लिए, तब भी इनको कम ही पड़ रहा है। देखिए सुन लीजिए थोड़ी देर। ऐसा है कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे की जो बात कर रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे
उस समय हमने ये कहा था कि जात पात पे वोट नहीं देना चाहिए। तो अब इनके हिसाब से क्या जात पात पे वोट देना चाहिए? जातिगत जनगणना की बात कहाँ जात पात पे वोट से जोड़ रहे हैं? मतलब इनके लिए वोट बैंक है जातिगत जनगणना, इनके लिए वोट का सवाल है। इन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया अभी अमित जी ने इस बात को कह करके। जब हम कहते थे कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, तो इनको क्या तकलीफ थी उस बात पे? क्या तकलीफ है उस बात पे? जातिगत जनगणना का कोई मतलब चुनाव से नहीं है। जातिगत जनगणना का मतलब है सारे इंस्टीट्यूशन में जो पार्टिसिपेशन है, जो पार्टिसिपेशन सारे लोगों का है वो होना चाहिए। उसकी परसेंटेज समझ में आनी चाहिए, किस जगह कितनी पार्टिसिपेशन है वो समझ में आनी चाहिए, कौन सी जाति कितनी बढ़ी है इतने सालों में वो समझ में आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो उस बारे में आप बात करना चाहिए। जो डाउट है लोगों को, अभी आप जनगणना कराने वाले हैं उसके बारे में आपको बात करना चाहिए। तो आप इतिहास में जाके कांग्रेस पे सवाल उठा के, फिर समाजवादी पार्टी सवाल उठा के, उसके बाद बाकी सवाल उठा के आप किससे क्या करना चाहते हैं? आप सरकार में हैं, आपके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब आपको देने हैं। आप किसी के परिवार पे बात करते हैं तो किसी के बात। ठीक है, चलिए अमित जी और अभिमन्यु जी 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट मैं प्लीज एक छोटा सा, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। डीपी यादव जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अपनी बात रखिए जल्दी से, कुछ कहना है आपको? जी देखिए राकेश जी, क्योंकि ये दबाव में लिया गया फैसला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। हम इससे बारीक नजर रखेंगे। अभी सबको टोकेंगे, अभी सबको टोकेंगे। जनगणना के द्वारा अखिलेश यादव पे दिखाइए ये आपको थोड़ा अध्यक्ष बनाए। बेहतर होगा इनको म्यूट कर दें आप। अब सबका समय बर्बाद करें। बातें कर रहे थे कि परिवारवादी पार्टी है, ठिकाने पार्टी बनना है तो बन जाइए, प्रवक्ता बन कर बैठे हैं। चंद मुट्ठी भर जातियों का क्यों है? आपके घरों ज्यादा होशियार है क्या? नहीं है। आपके बताइए पार्टी में जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके पुत्र हैं। चलिए किसको किसका दबाव है ये हम देखेंगे। चलिए जल्दी से नीरज जी ये पूरी चर्चा देखिए। ये पक्ष विपक्ष मैंने शुरुआत में कहा था, ये अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन ओवरऑल ये कितनी फायदेमंद है, समय पर होगी कि नहीं होगी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी रखिए, यदि समय पर जातीय जनगणना और पूरी राष्ट्रीय जनगणना संपन्न होती है तो आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब प्रश्न ये है कि 2029 तक तो ये हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, जिस तरीके से ये मुहिम चल रही है पूरे देश में। अब यहाँ पर पहले भी SC और ST के डाटा हमेशा सार्वजनिक किए गए हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। और एक बड़ी अच्छी लाइन निकल के आएगी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना आधारित यह निर्णय लिया गया है। स्वतंत्र भारत में एक स्टेटमेंट बहुत शानदार बन के आने वाला है, और जो कि चल ही रहा है कि हम जातीय जनगणना करा रहे हैं। अब विपक्ष बोलती है हमारी वजह से करा रहे हैं। अरे भैया, पहले आप भी सरकार में थे, आप करवा लिए होते, आपने नहीं करवाया। अब आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब देश में पद यात्रा किया तो उनको लगा कि ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अब हम इसको राजनीति का केंद्र बनाएंगे और जातिगत जनगणना करवा के ओबीसी का डेटा सार्वजनिक करेंगे, फिर कहेंगे कि जिसकी जितनी जाति है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। ये इनका एजेंडा है कांग्रेस वालों का। अब भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सोच रही है कि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उस तरीके से हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो निर्णय ले रहा है कहीं ना कहीं ये जनता के हक में है, यदि गणना पूरी पारदर्शिता के साथ हो करके सार्वजनिक फॉर्म पे आएगी। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, एक बात तो बिल्कुल सही है कि ये कितनी हित में होगी नहीं होगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि यदि पब्लिक डोमेन में आता है और तय समय सीमा में होती है तो ठीक है, लेकिन उसके पहले जो इलेक्शन है और जो ये सवाल उठकर आ रहे हैं, क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा? भले ही कितनी प्रोसेस हो जाए, लंबी एक गणना है, जनगणना इतना आसान काम नहीं है, भले ही कितनी सारी उसके पीछे सारी चीजें लगा दी जाएं, लेकिन क्या ये समय पर होती हुई आपको दिखती? नहीं, देखिए, सरकार ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इसको 27 मई जो है मार्च 27 तक उसको एक डेडलाइन दे दिया है। तो हो सकता है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन अभी आप देखिएगा बजट का आवंटन अभी हुआ नहीं है, और अभी अगले बार ये पास होगा, फिर इसमें किस तरह का कितनी राशि लगती है। मेरे ख्याल में पिछली बार लगभग 11,000 करोड़ रुपया इसमें लगा था, इस बार हो सकता है ज़्यादा हो। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन होना है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम चुनौतियां हैं,
लेकिन सरकार तो सरकार है, अगर वो अपने समय से पूरा कर लेती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और ये फिर ये सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए कि ये कितना जो है पारदर्शी है अथवा नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, राजनीतिक दलों ने जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया, ये बात भी सच है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने फैसला ले लिया तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो ज़रूर आएगी कि इससे फ़ायदा बहुत होगा और लोगों को ये पता लग जाएगा, लोगों के विकास के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, उनको भी जो है समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास होगा। चलिए, समय बहुत हो गया। भूपेंद्र जी बहुत जल्दी से सर 10 सेकंड में। अमित जी नहीं आ पाऊंगी, देखिए बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत लंबा इंतजार करते हैं सर। 40-45 मिनट सिर्फ मेरे गेस्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो उनका पेशेंस है। भूपेंद्र जी प्लीज जल्दी से। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 में पूरी हो जाएगी और डिजिटाइजेशन है और 29 के लोकसभा चुनाव से पूर्व इसका डाटा आएगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इससे बहुत से समीकरण बदलेंगे। समीकरण इस तरह से बदलेंगे कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो उनका अपर कास्ट में चली जाएंगी, जिससे आरक्षण का भी दायरा बढ़ेगा। और जो वो एससी की जातियां हैं उनका जो हुआ है वो पिछड़ी जातियों में आएंगी, इससे आपका जातिगत समीकरण भी बदलेगा। ये राजनीति के बड़े, और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उन्होंने ओबीसी और समग्र भारत की जो बात करी है, तो सभी जातियां जब तक विकसित के और मुख्य धारा में नहीं आएंगी, जब तक विकसित भारत की और 2047 की जो विकसित भारत की कल्पना है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अभी आप देखना, इसके बाद जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जातिगत के जो अपलिपिंग हो गई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आंकड़े से ना जो विपक्ष भी अपने जो स्ट्रेटेजी बना रहा है और जो सरकार बना रही, जब आंकड़े आ जाएंगे सरकार के पास और सरकार उस तरह से जब मैनिपुलेट करेगी, तो उसके बाद देखिए हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और उस समय समग्र भारत की जो विकसित होते और विकसित भारत 2047 की रचना होगी, वो भी देखिए इतनी जल्दी से। हाँ अमित जी चलिए, 10 सेकंड में मैं क्रॉस कर दूंगी सर। राखी जी बिल्कुल, राखी जी 31 मार्च 2026 तक नक्सल खत्म हो रहा है और 27 मार्च में ये जनगणना भी खत्म हो जाएगी। और मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ, इसके साथ साथ जातिगत जनगणना भी है ना सर, इसके साथ साथ जातिगत जनगणना भी। हाँ कंप्लीट जातिगत जनगणना। जब माना जाता था, इस देश में माना जाता था कि 4 करोड़ घर बनाने से इलेक्शन जीते जाते हैं क्या? नहीं जीते जाते हैं। ये माना जाता था कि 12 करोड़ शौचालय बनाने से क्या इलेक्शन जीते जाते थे? नहीं जीते जाते थे। क्या 12 करोड़ घर से नल देने पर इलेक्शन जीते जा सकते हैं? नहीं जीते जा सकते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनगणना और जातिगत जनगणना कराने से इलेक्शन जीत जाएंगे और इसलिए हो गया। अब मुझे ये बोलना पड़ेगा सर, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनगणना और जातिगत जनगणना कराने से अपकमिंग इलेक्शन हम जीत जाएंगे, इसलिए ऐसा हो गया, है ना अमित जी? अंत में अपनी अपनी बातों में फिर फंस गए। खैर ठीक है, चलिए इसको होना चाहिए, सबने वेलकम किया है तो अच्छी बात है। समय बहुत हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जनगणना की गणना तो होगी, अब जातिगत जनगणना की ख्वाहिश अधूरी होगी या हो जाएगी। फिलहाल तो लग रहा है कि सब चीजें बहुत अच्छे से होंगी, लेकिन ये सफल तब होंगी जब ये समय सीमा में हो जाए, पब्लिक डोमेन में आ जाए, और फिर इसका कितना इंपैक्ट होगा ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।